हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्टूडियो। ये बेटा आज हम करवाएंगे आपको चैप्टर नंबर 12 की एक्सप्लेनेशन। तो हमने 11 चैप्टर इसके क्लास 8 के 8वीं क्लास के 11 चैप्टर हिंदी के सभी पीछे कंप्लीट करवा दिए हैं। सबकी वीडियो है पीछे, जो आपको देखना है वो देख सकते हैं। और इसके क्वेश्चन आंसर, वर्ड मीनिंग, फिल इन द ब्लैंक सभी मतलब जो भी है सभी उसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन MCQ वगैरह सभी करवा रखे हैं। तो अच्छे से उसको देखेंगे और समझेंगे, और रट्टा कहीं नहीं मारना है, सबको अच्छे से समझना है। ठीक है, तो आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 12 पानी की कहानी। तो पानी के बारे में इसमें है कि पानी कैसे कैसे कहाँ कहाँ घूम के कैसे बूंद बनती है, कहाँ से पानी बनता है, पानी को हमें सेव रखना चाहिए। ठीक है, तो इस चैप्टर में ये है। तो आज ज़रा ध्यान से देखना बेटा, स्टार्टिंग से पानी की कहानी। देखिए, यहाँ से स्टार्ट करिए। मैं आगे बढ़ा ही था कि बेर की झाड़ी पर से मोती सी एक बूंद मेरे हाथ पर आ पड़ी। एक मोती की सी बूंद, मैं जैसे झाड़ी से निकल रहा था तो मोती झाड़ी से एक बूंद आके मेरे हाथ पे आ पड़ी। मेरा आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब मैंने देखा कि ओस की बूंद मेरी ओस की बूंद तो जानते हो ना, एक ड्रॉप्स। तो ओस की बूंद मेरी कलाई पर से सरक कर हथेली पर आ गई। पहले क्या हुआ था, कहाँ पे गिरी थी बूंद? मेरे हाथ पर, और फिर मेरी कलाई पर आ गई सरक कर। जैसे आप हाथ पे एक बूंद पानी रखोगे तो वो सरक के आगे बढ़ जाती है ऐसे। मेरी दृष्टि पड़ते ही वह ठहर गई। थोड़ी देर में मुझे सितार के तारों की सी झंकार सुनाई देने लगी। मैंने सोचा कि कोई बजा रहा है। चारों ओर देखा, कोई नहीं था। मेरा अनुभव हुआ कि यह स्वर मेरी हथेली से निकल रहा है। देखो, उसको आवाज़ आने लगी। जैसे ही वो बूंद गिरी, थोड़ी देर के बाद उस बूंद की आवाज़ आने लगी। तो उसने देखा कि कौन है मेरी चारों तरफ, तो कोई दिखाई नहीं दिया। आवाज़ उस पानी से, ओस से आ रही थी। ध्यान से देखने पर मालूम हुआ बूंद के 2 टुकड़े हो गए थे और वे दोनों हिल हिल कर स्वर उत्पन्न कर रहे थे, मानो बोल रहे हों। आ रहा है समझ में? बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ रही हूँ, इसीलिए मैं दोनों जो बूंद, ओस की बूंद थे, उसके 2 टुकड़े हो गए थे और दोनों जैसे आपस में बातें कर रहे हैं, ऐसा लग रहा था। उसी सुरीली आवाज़ में मैंने सुना, सुनो सुनो। मैं चुप था। फिर आवाज़ आई, सुनो सुनो। आपस में दोनों बूंदें बातें कर रही हैं। अब मुझसे रहा नहीं गया, मेरे मुख से निकल गया, कहो कहो। बूंदों से बोला मैंने, कहो कहो। ओस की बूंद मानो प्रसन्नता से हिली हिली और बोली, मैं ओस हूँ, जानता हूँ। मैंने कहा, लोग मुझे पानी कहते हैं, जल भी कहते हैं, मालूम है। मैं बेर के पेड़ में से आई हूँ। ओस बोली, मैं बेर के पेड़ से आई हूँ। झूठी। मैंने कहा और सोचा, बेर के पेड़ से क्या पानी का फव्वारा निकलता है? मैंने कहा कि क्या बेर के पेड़ से पानी का फव्वारा निकल रहा है? बूंद फिर हिली, मानो मेरे अविश्वास से उसे दुख हुआ हो। बूंद को ऐसा लगा कि देखो मुझे झूठा समझ रहा है। सुनो, बूंद बोली, सुनो। मैं इस पेड़ के पास की भूमि में बहुत दिनों से इधर उधर घूम रही थी। जैसे ये पेड़ है ना, तो इधर उधर थी मैं, जैसे ओस के रूप में इधर उधर घूम रही थी। मैं कणों का हृदय टटोलती फिरती थी और एकाएक पकड़ी गई। जैसे जैसे मिट्टी के कण होते हैं ना, उसके आसपास ऐसे जैसे मिट्टी में, फिर वो मुझे मिट्टी ने पकड़ लिया। कैसे? मैंने पूछा। वह जो पेड़ तुम देख रहे हो ना, वह ऊपर ही इतना बड़ा नहीं है, पृथ्वी में भी लगभग इतना ही बड़ा है। उसने कहा, बूंद ने, जो तुम ये पेड़ ऊपर देख रहे हो तो ज़मीन के नीचे भी ये इतना ही बड़ा है। उसकी बड़ी जड़ें, छोटी जड़ें, जड़ों के रोए, वे रोए बड़े निर्दयी होते हैं। मुझ जैसे असंख्य जल कणों को वे बलपूर्वक पृथ्वी में खींच लेते हैं। तो वो कह रही है, जो इसकी पेड़ की जो जड़ें होती हैं, मुझ जैसे छोटी छोटी बूंदों को वो अपनी तरफ खींच लेते हैं। कुछ को तो पेड़ एकदम खा जाते हैं और अधिकांश का सब कुछ छीनकर उन्हें बाहर निकाल देते हैं। मतलब वो जैसे मिट्टी सोख लेती है ना पानी को, वही बताया। क्रोध और घृणा से उसका शरीर कांप उठा। तुम क्या समझते हो कि वे इतने बड़े यूं ही खड़े हैं? उन्हें इतना बड़ा बनाने के लिए मेरे असंख्य बंधुओं ने अपने प्राण नाश किए हैं। अब वो बूंद कह रही है, तुम क्या सोच रहे हो ये पेड़ ऐसे ही हो गए हैं? मेरे जैसे अनेक बंधुओं ने, मेरे जैसे अनेक बूंदों ने अपने प्राण दे दिए हैं इसको बड़ा करने में। मैं बड़े ध्यान से उसकी कहानी सुन रहा था। हाँ, तो मैं भूमि के खनिजों को अपने शरीर में घुलाकर आनंद से फिर रही थी। हाँ, मैं भूमि के खनिजों को अपने शरीर में घुलाकर आनंद से फिर रही थी। वो कह रही है बूंद कि दुर्भाग्यवश एक रोए से मेरा शरीर छूट गया।
मैं ऐसे घुलकर आनंद ले रही थी कि एक रोए से मेरा शरीर छूट गया। मैं कांपी, दूर भागने का प्रयत्न किया, परंतु वे पकड़कर छोड़ना नहीं जानते। वे रोए में खींच ही ली गई। फिर क्या हुआ, मैंने पूछा। मेरी उत्सुकता बढ़ती चली गई। देखिए वो बता रही है बूंद, मैं एक कोठरी में बंद कर दी गई। बूंद कह रही है, पहले मैं एक कोठरी में बंद थी। थोड़ी देर बाद ऐसा जान पड़ा कि कोई मुझे पीछे से धक्का दे रहा है और कोई मानो हाथ पकड़कर आगे को खींच रहा है। मेरा एक भाई भी वहाँ लाया गया। उसके लिए स्थान बनाने के कारण मुझे दबाया जा रहा था। आगे एक और बूंद मेरा हाथ पकड़कर ऊपर खींच रही थी। मैं उन दोनों के बीच में पिस चली। देखो बूंद आपस में कह रही है कि मैं क्या था, मेरे जैसे एक मेरा भाई था, मेरी बहन थी, आपस में ऐसे एक दूसरे को खींच रहे थे। मैं लगभग 3 दिन तक वह सासत भोगती रही। मैं पत्तों के नन्हे नन्हे छेदों से होकर जैसे तैसे जान बचाकर भागी। तो जैसे पत्ते हैं, पत्तों पर जैसे उसकी बूंद पड़ी है मान लो, तो वो क्या करते हैं, मैं पत्तों के नन्हे नन्हे छेदों से जैसे तैसे अपनी जान बचाकर भागी हूँ। मैंने सोचा था कि पत्तों पर पहुँचते ही उड़ जाऊँगी। ठीक है, पर उसने बूंद ने कहा कि अगर मैं पत्तों पे हूँ फिर सूरज निकल जाएगा तो मैं उड़ जाऊंगी। परंतु बाहर निकलने पर ज्ञात हुआ रात होने वाली थी। सूर्य निकलेगा तभी तो बूंद गायब होगी ना। सूर्य तो हमें उड़ने की शक्ति देते हैं, जा चुके हैं रात को, और वायुमंडल में इतने जलकण उड़ रहे हैं कि मेरे लिए वहाँ स्थान ही नहीं है। और तो मैं अपने भाग्य पर भरोसा कर पत्तों पर, देखो पत्तों पर बैठी है वो बूंद, ही सिकड़ी पड़ी रही। और सूरज निकलता तो मैं उड़ जाती, लेकिन अभी तो रात हो गई है तो मैं उड़ नहीं सकती। मेरे जैसे छोटे छोटे बहुत से बाहर घूम रहे हैं। अभी जब तुमने देखा तो जान में जान आई और रक्षा पाने के लिए तुम्हारे हाथ पर कूद पड़ी। तो वो कह रही है बूंद, अब जब तुमको देखा मैंने तो मेरे जान में जान आई और मैं तुम्हारे हाथ पर कूद गई सुरक्षित रहने के लिए। इस दुख और भावपूर्ण कहानी का मुझ पर बड़ा प्रभाव पड़ा। मैंने कहा, जब तक तुम मेरे पास हो कोई पत्ता तुम्हें छू नहीं सकेगा। भैया, बूंद कह रही, भैया तुम्हें इसके लिए धन्यवाद है। मैं जब तक सूर्य न निकले तभी तक रक्षा चाहती हूँ। उसका दर्शन करते ही मुझ में उड़ने की शक्ति आ जाएगी। जैसे ही वो आएगी, सूर्य निकलेगा तो मैं उड़ जाऊंगी। मेरा जीवन विचित्र घटनाओं से परिपूर्ण है। मैं उसको कहानी तुम्हें सुनाऊंगी तो तुम्हारा हाथ तनिक भी न दुखेगा। तो कह रहा है, बूंद कह रही है, मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाऊंगी। मैं क्या क्या हुआ, अच्छा सुनाओ। बहुत दिन हुए मेरे पुरखे हाइड्रोजन, देखो जैसे कि बूंद कैसे बनती है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बनती है। तो बूंद के क्या है, मेरे पुरखे, मेरे जो पूर्वज हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नामक 2 गैस सूर्यमंडल में लपेटों के रूप में विद्यमान थी। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस सूर्यमंडल में विद्यमान थी। सूर्यमंडल अपने निश्चित मार्ग पर चक्कर काट रहा था। सूर्यमंडल अपने निश्चित मार्ग पर चक्कर काट रहा था। वे दिन थे जब हमारे ब्रह्मांड में उथल पुथल हो रही थी। अनेक ग्रह और उपग्रह बन रहे थे। उस समय कहानी बता रही है बूंद, जब हमारे यहाँ पे धरती पर ग्रह और उपग्रह बन रहे थे। ठहरो, क्या तुम्हारे पुरखे अब सूर्यमंडल में नहीं है? उस आदमी ने पूछा। है। उनके वंशज अपनी भयावह लपटे से अब भी उसका मुख उज्जवल किए हुए हैं। हाँ, तो मेरे पुरखे बड़ी प्रसन्नता से सूर्य के धरातल पर नाचते रहते हैं। बूंद बोली, मेरे जो पुरखे हैं वो सूर्य के धरातल पर बड़े अच्छे से रहते हैं। एक दिन की बात है कि दूर एक प्रचंड प्रकाश पिंड दिखाई पड़ा। तो बूंद कहती है, एक समय की बात है, बहुत दूर मुझे एक प्रचंड प्रकाश पिंड दिखाई दिया। पिंड, देखो पिंड देख रहा है यहाँ पे। उसकी आंखें चौंधियाने लगी, उनकी आंखें चौंधियाने लगी। यह पिंड बड़ी तेजी से सूर्य की ओर बढ़ रहा था। एक पिंड है वो सूर्य की तरफ तेजी से बढ़ रहा था। जो जो पास आता जाता उसका आकार बढ़ता जाता। जैसे वो हमारे पास आया तो उसका आकार बढ़ गया। यह सूर्य से लाखों गुना बड़ा था। पिंड उसकी महान आकर्षक शक्ति से हमारा सूर्य कांप उठा। तो उस पिंड के अंदर इतनी शक्ति थी कि हमारा सूर्य भी कांप उठा। ऐसे ज्ञात हुआ कि उस ग्रह राज से टकराकर हमारा सूर्य चूर्ण हो जाएगा। वो इतना बड़ा पिंड था कि ऐसा लग रहा था कि ये टकरा जाएगा तो सूर्य टूट जाएगा। वैसा न हुआ। वह सूर्य से सहस्त्रों मील दूर से ही घूम चला। मतलब सूर्य से बहुत दूर से निकला ना, परंतु उसकी भीषण आकर्षण शक्ति के कारण सूर्य का एक भाग टूटकर उसके पीछे चला। उसके अंदर इतनी पावर थी उस पिंड के अंदर, तो उसके पास से भी निकला तो उसका एक टुकड़ा टूटकर सूर्य का उसके पीछे पीछे चला। सूर्य से टूटा हुआ भाग इतना भारी खिंचाव संभाल नहीं सका
कि मतलब सूर्य से जो टुकड़ा छोटा सा टूटा था वो पिंड का जो बाहरी खिंचाव था वो सह नहीं सका और कई टुकड़ों में बट गया, वो छोटे छोटे टुकड़ों में हो गया। उन्हीं में से एक टुकड़ा हमारी पृथ्वी है। तो जो छोटा सा टुकड़ा सूर्य का टूटा था तो वही हमारी पृथ्वी बनी। यह प्रारंभ में तो एक आग का गोला थी, पृथ्वी क्या थी, स्टार्टिंग में एक आग का गोला थी। वो बूंद बता रही सारी बातें ऐसा। परंतु उन लपटों से तुम पानी कैसे बनी? अब वो आदमी पूछ रहा है। मुझे ठीक पता नहीं। हाँ यह सही है, हमारा ग्रह ठंडा होता चला गया। वो कह रहे हाँ ये सही है कि हमारा ग्रह धीरे धीरे ठंडा होता चला गया। और मुझे याद है कि अरबों वर्ष पहले मैं इंद्रजन और ऑक्सीजन के रासायनिक क्रिया के कारण उत्पन्न हुई थी। मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रासायनिक क्रिया के कारण मैं पैदा हुई थी। उन्होंने आपस में, ये प्रश्न बनता है कि वो उसकी बूंद कैसे पैदा हुई, तो क्या इंद्रजन और ऑक्सीजन के रासायनिक क्रिया के कारण पैदा हुई थी। उन्होंने आपस में मिलकर अपना प्रत्यक्ष अस्तित्व गंवा दिया और मुझे उत्पन्न किया। मतलब उन्होंने आपस में मिलकर अपना जो प्रत्यक्ष अस्तित्व था, जो उनका असली रूप था, वो तो गंवा दिया और मुझे उसके रूप में उत्पन्न किया। मैं दोनों भाप के रूप में पृथ्वी के चारों ओर घूमती फिरती थी। उसके बाद मैं न जाने क्या हुआ, जब मुझे होश आया तो मैंने अपने आप को उस बर्फ़ के रूप में पाया। तो मैंने क्या पाया, जब मुझे होश आया तो मैंने अपने आप को बर्फ़ के रूप में पाया था, बर्फ़ के टुकड़े के रूप में। तो मेरा शरीर पहले भाप रूप में था और अब अंत में छोटा होता चला गया। वह पहले से कोई 17वां भाग रह गया था। मैंने देखा कि चारों ओर मेरे असंख्य साथी बर्फ़ के बने पड़े थे। जो मेरे जैसे अनेक छोटे छोटे बूंद थे वो बर्फ़ के टुकड़ों में बने पड़े थे। जहाँ तक दृष्टि जाती बर्फ़ के अतिरिक्त कुछ दिखाई न पड़ता था। जिस समय हमारे ऊपर सूर्य की किरणें पड़ती थी तो सौंदर्य बिखर जाता था। जैसे बर्फ़ पर सूर्य पड़ेगा तो पिघल जाएगी, तो बर्फ़ रहती है तो सुंदर लगती है, और पिघल जाती है तो पानी बन जाता है। तो हमारे कितने साथी ऐसे भी थे जो बड़ी उत्सुकता से आंधी में ऊंचा उड़ने, उछलने कूदने जैसे कमर कसे तैयार बैठे रहते थे। बहुत से बूंद ऐसी थी जो उड़ने के लिए तैयार रहती थी। बड़े आनंद का समय रहा होगा वहाँ पे, बड़ा आनंद का। कितने दिनों तक, कई लाख वर्षों तक। कई लाख, हाँ, जो को नहीं। मेरे जीवन में 100-200 वर्ष दाल में नमक के समान भी नहीं है। तो वो बूंद कह रही है मेरे लिए तो 100-200 साल तो दाल में नमक के जितना भी नहीं है। मैंने ऐसे दीर्घजीवी से वार्तालाप करते जान अपने को धन्य माना। अब वो आदमी कह रहा है कि इतने लंबे जीने वाले से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा और उसकी बूंद के प्रति मेरी श्रद्धा बड़ी हो गई, बहुत अधिक हो गई। हम शांति से बैठे बैठे एक दिन हवा में खेलने की कहानियाँ सुन रहे थे कि अचानक ऐसा अनुभव हुआ मानो हम सरक रहे हों। सबके मुख पर हवाइयाँ उड़ने लगी। अब क्या होगा? इतने दिन आनंद से काटने के पश्चात अब दुख सहन करने का साहस हम में न था। अब बूंद कह रही है इतना दिन आराम से काटने के बाद अब दुख सहन नहीं होता हमसे। बहुत पता लगने पर हमें ज्ञात हुआ कि हमारे बाहर से ही हमारे नीचे वाले भाई दबकर पानी हो गए हैं। उसका शरीर ठोसपन में छोड़ चुका है और उसके तरल शरीर पर हम फिसल रहे हैं। अब देखिए ये झरने के रूप में भी आएगी। मैं कई माह समुद्र में इधर उधर घूमती रही, समुद्र के इधर उधर में कई महीनों घूमती रही। फिर एक दिन गर्म धारा में भेंट हो गई, गर्म धारा से मेरी मुलाकात हुई। अब वो कह रही है गर्म धारा से फिर मेरी मुलाकात। धारा के जलते अस्तित्व को ठंडक पहुंचाने के लिए हमने उसकी गर्मी सोखनी प्रारंभ कर दी। अब जो क्या था कि मैंने जो धारा थी ना वो गर्म थी, तो उसकी गर्माश हमने सोखनी आरंभ कर दी और इसके फलस्वरूप मैं पिघल पड़ी और पानी बनकर समुद्र में मिल गई। पहले मैं बर्फ़ थी तो उसकी गर्माश ली तो हम पिघल गए और पिघल कर समुद्र में गिर गई। समुद्र का भाग बनकर मैंने जो दृश्य देखा वह वर्णतीत है। मैं अभी तक समझती हूँ समुद्र में केवल मेरे बंधु बांधवों का राज्य है। मैं आज भी ये समझती हूँ कि जो समुद्र के अंदर बहुत सारे मेरे जैसे भाई बंधु राज्य है, उनका राज्य है। परंतु अब ज्ञात हुआ है कि समुद्र में चहल पहल वास्तव में दूसरे ही जीवों की है। समुद्र में बहुत सारे, मैं सोचती थी कि मेरे ही चहल, लेकिन समुद्र में बहुत से जीव जंतु भी रहते हैं और उसमें निरा नमक भरा है। समुद्र में बहुत नमक है। पहले समुद्र का खारापन मुझे बिल्कुल नहीं भाया, जी मचलाने लगा, पर धीरे धीरे सब सहन हो चला। अब वो बूंद ये बोल रही है एक दिन मेरे जी में आया कि मैं समुद्र के ऊपर ही बहुत घूम चुकी हूँ, भीतर चलकर भी देखना चाहिए। अब देखो बूंद क्या क्या करती है, समुद्र में भी घूमने जाएगी कि क्या बात है। इस कार्य के लिए मैंने गहरे
जाना आरंभ कर दिया, अब गहराई में जाएगी वो। मार्ग में मैंने विचित्र विचित्र जीव देखे। शुरू में क्या कर, रास्ते में मैंने बहुत विचित्र जीव देखे। मैंने अत्यंत धीरे धीरे रेंगने वाले घोंगे अब देखो आगे ये क्वेश्चन बनता है ना, समुद्र में क्या क्या देखने को मिला, तो उसमें धीरे धीरे रेंगने वाले घोंगे, जालीदार मछलियाँ, कई कई मन भारी कछुए। ये देखो क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है, ये याद कर लेना। हाथों वाली मछलियाँ देखी। एक मछली ऐसी देखी जो मनुष्य से कई गुना लंबी थी। उसके 8 हाथ थे। वह इन हाथों से अपने शिकार को जकड़ लेती थी। देखो ये सारे समुद्र के अंदर रहने वाले जीव जंतु हैं। मैं और गहराई की खोज में किनारों से दूर गई तो मैंने एक ऐसी वस्तु देखी जो मैं चौंक पड़ी। अब तक समुद्र में अंधेरा था। सूर्य का प्रकाश कुछ ही भीतर तक, सूर्य का प्रकाश समुद्र के अंदर देखो अंधेरा लगता है, लेकिन सूर्य का प्रकाश उसमें कुछ ही दूरी तक जा पाता है, पहुंच पाता था, और बल लगाकर देखने के कारण मेरे नेत्र दुखने लगे थे। अब देख लो ओस क्या कह रही है कि मैंने अगर जोर वहाँ पे अंधेरा था, लेकिन मैं बल लगाकर अगर ध्यान से देखती थी मेरे आँख भी दुखने लगती थी। मैं सोच रही थी कि यहाँ पर जीवों को कैसे दिखाई पड़ता होगा कि सामने ऐसा जीव दिखाई पड़ा मानो कोई लालटेन लिए घूम रहा हो। यह एक अत्यंत सुंदर मछली थी। मेरे सामने अंधेरे में एक ऐसी सुंदर मछली थी जैसे कोई लालटेन लिए खड़ा हो। बहुत ही सुंदर मछली थी। उसके शरीर पर एक प्रकार की चमक निकलती थी जो इसे मार्ग दिखलाती थी। मतलब उसके मछली के अंदर एक इतनी अच्छी चमक थी, वो उसको रास्ता दिखाती थी। इसका प्रकाश देखकर कितनी छोटी छोटी अनजान मछलियाँ इसके पास आ जाती थी उस रोशनी को देखकर, और यह सब भूखी होती थी और पेट भरकर उनका भोजन करती थी। आगे देखिए, विचित्र है, वो कह रहा है, जब मैं और नीचे समुद्र की गहरी तह से पहुंची तो देखा कि वहाँ भी जंगल है। देखो समुद्र में जंगल दिखा दिया अब उसने। छोटे ठिंगने मोटे पत्ते वाले पेड़ बहुतायत से उगे हुए थे। बहुत पेड़ थे। वहाँ पर पहाड़ियाँ थी, घाटियाँ थी। इन पहाड़ियों पर गुफाओं में नाना प्रकार के जीव रहते थे। बहुत प्रकार के जीव थे जो निपट अंधे तथा महा आलसी थे। ठीक है, यह सब देखने में मुझे कई वर्ष लगे। बूंद कह रही है मुझे इनको देखने में कई साल लगे मेरे को। जी में आया कि ऊपर लौट चलूं। उसने क्या लगा, मुझे ऐसा लगा कि मैं ऊपर लौट चलूं, परंतु प्रयत्न करने पर जान पड़ा कि यह असंभव है। मैं ऊपर जा नहीं सकती थी। मेरे ऊपर पानी की कई 3 मील मोटी तह थी। मैं भूमि में घुसकर जान बचाने की चेष्टा करने लगी। यह मेरे लिए कोई नई बात न थी। करोड़ों जल कण इसी भांति अपने जान बचाते हैं और समुद्र का जल नीचे धंसता जाता है। देखो अब पानी वो बूंद नीचे थी, अब उसके ऊपर बहुत सारा पानी है तो ऊपर तो ना आ सकती है वो, है ना, तो वो नीचे अपनी जान बचाने के लिए नीचे चली गई, वो इसीलिए समुद्र नीचे धंसता है। मैं अपने दूसरे भाइयों के पीछे पीछे चट्टान में घुस गई। अब वो चट्टान में चला गया पानी। कई वर्षों में कई मील मोटी चट्टान में घुसकर हम पृथ्वी के भीतर एक खोखले स्थान से हम निकले और स्थान पर इकट्ठा होकर हम लोगों ने सोचा क्या करना चाहिए। अब वो चट्टान से निकलकर उन्होंने सोचा अब क्या करना चाहिए। कुछ लोगों ने मतलब एक दूसरे से बात करने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वहीं पड़ा रहना ठीक था, परंतु उनमें से कुछ उत्सवी युवा भी थे। उनमें से कुछ ऐसी बूंद भी थी जो बहुत ही उत्सुक थी, युवा थे। वे एक स्वर में बोले हम खोज करेंगे, पृथ्वी के हृदय में घूम घूम कर देखेंगे कि भीतर क्या छुपा हुआ है। उसने कहा कि पृथ्वी के अंदर कुछ युवा थे ना, युवा बूंदें थी, वो बोली कि हम पृथ्वी के अंदर घूम घूम के देखेंगे क्या छुपा है पृथ्वी के अंदर। ठीक है, आ रहा है ना आसान, ऐसे तो टफ, ज़्यादा टफ नहीं है, थोड़ा तो है लेकिन इतना भी नहीं है। हम अब शोर मचाते हुए आगे बढ़े तो एक ऐसे स्थान पर पहुँचे जहाँ ठोस वस्तु नाम, देखो हम धीरे धीरे आगे बढ़े, फिर हम ऐसे स्थान पर पहुँचे जहाँ ठोस वस्तु नाम भी न था। बड़ी बड़ी चट्टानें लाल पीली पड़ी थी और नाना प्रकार की धातुएं इधर उधर बहने को उतावली हो रही थी। देखो यहाँ पे बहुत सारी वो है, धातुएं इधर उधर बहने को उतावली हो रही थी। इसी स्थान से के आसपास एक दुर्घटना होते होते बची। हम लोग अपनी इस खोज से इतने प्रसन्न थे कि अंधाधुंध बिना मार्ग देखे बढ़ते चले जा रहे थे। इससे अचानक एक ऐसी जगह जा पहुँचे जहाँ तापक्रम बहुत ऊंचा था। अब वो बूंद कह रही है हम एक ऐसी जगह पहुँचे जहाँ तापक्रम बहुत हाई था, बहुत गर्म था। यह हमारे लिए असह्य था। हमारे अगुआ कांपे। देखते देखते हमारा शरीर ओस जन और हद्रजन में विभाजित हो गया।
इस दुर्घटना से मेरे कान खड़े हो गए। मैं अपने और बुद्धिमान साथियों के साथ एक और निकल भागी। उसने कहा कि मेरे जो ये थे वे विभाजित हो गए और इस दुर्घटना से मेरे कान खड़े हो गए और मैं अपने बुद्धिमान साथियों के साथ वहाँ से निकल भागी, कहीं मैं भी ख़त्म ना हो जाऊँ। हम लोग अब एक ऐसे स्थान पर पहुँचे जहाँ पृथ्वी का गर्भ रह रहकर हिल रहा था। अब भागते भागते हम कहाँ पहुँचे? पृथ्वी के ऐसे स्थान पर जहाँ पर हिल रहा था। एक बड़े जोर का धड़ाका हुआ। हम बड़ी तेज़ी से बाहर फेंक दिए गए। हम ऊंचे आकाश में उड़ चले। अब जैसे वो विस्फोट होता है ना, वो विस्फोट ज्वालामुखी ऐसे ज़ोर से हुआ और हम आकाश में उड़ चले। इस दुर्घटना से हम चौंक पड़े। पीछे देखने से ज्ञात हुआ कि पृथ्वी फट गई है और उसमें धुआं, रेत, पीतली धातुएं और लपटें निकल रही थी। यह दृश्य बड़ा ही शानदार था। इसे देखो, इसमें जब विस्फोट हुआ तो क्या क्या निकला, इसमें ये क्वेश्चन बन रहा है। धुआं, रेत, पिंगली धातुएं, लपटें निकल रही थी। यह दृश्य बड़ा ही शानदार था। इसे देखने की हमें बार बार इच्छा होने लगी। बूंद कह रही है, मैं समझ गया। अब वो आदमी कह रहा है, मैं समझ गया, तुम ज्वालामुखी की बात कह रही हो ना? हाँ, तुम लोग उसे ज्वालामुखी कहते हो। अब जब हम ऊपर पहुँचे तो हमें एक और भाप का बड़ा दल मिला। अब वो बूंद कह रही है, जब हम ऊपर पहुँचे तो भाप का एक बहुत बड़ा दल मिला। हम गरजकर आपस में मिले और आगे बढ़े। पुरानी सहेली आंधी के भी हमें यहाँ दर्शन हुए। हमारी पुरानी सहेली कौन है? ये भी एक क्वेश्चन बन रहा है। पुरानी सहेली कौन है? आंधी। वह हमें पीठ पर लादे कभी इधर ले जाती, कभी उधर ले जाती आंधी वो उसको। वह दिन बड़े ही आनंद के थे। हम आकाश में स्वच्छंद की लोले करते फिरते थे। मतलब आकाश में हम खुले घूमते थे, खूब खुश होकर। पर बहुत से भाप जल कणों के मिलने के कारण हम भारी हो गए। बहुत से हमारे अंदर बहुत से जलकर मिल गए थे तो हम भारी हो गए थे और नीचे झुकाए थे और एक दिन बूंद बनकर नीचे कूद पड़े। मैं एक पहाड़ पर गिरी और अपने साथियों के साथ मैली कचूली हो एक और बह चली। पहाड़ों में एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर कूदने और किलकारियाँ मारने में जो आनंद आया वह भूला नहीं जा सकता। बूंद कह रही है, मैं एक पहाड़ पर गिरी और वहाँ पर ऐसे घूम रही थी आनंद से और किलकारियाँ मारती हुई मैं खेल रही थी, वो मैं आज भी नहीं भूल सकती हूँ। हम एक बार बड़ी ऊंची शिखर पर कूदे और नीचे एक चट्टान पर गिरे। बेचारा पत्थर हमारे प्रहार से टूटकर खंड खंड हो गया। जैसे उस चट्टान पर हम कूदे ना तो पत्थर भी टूट गए, इतना भारी हो गए थे हम। यह जो तुम इतनी रेत देखते हो, पत्थरों को चबा चबा कर हम ही बनाते हैं। जो तुम रेत देख रहे हो ना बहुत सारा, वो पत्थरों को हम पीस देते हैं तब वो जाके चूर्ण बन जाता है। जिस समय हम मौज में आते हैं तो कठोर से कठोर वस्तु हमारा प्रहार सहन नहीं कर सकती। बूंद ऐसे कह रही है, जब हम अपने गुस्से में आते हैं तो सब कठोर को भी नष्ट कर देते हैं। अपनी विजयों से उन्मत्त होकर हम लोग इधर उधर बिखर गए। हम अपनी विजय प्राप्त कर कर खुश होकर इधर उधर बिखर गए। मेरी इच्छा बहुत दिनों से समतल भूमि देखने की थी, इसलिए मैं एक छोटी सी धारा में मिल गई। सरिता के वे दिवस बड़े मौज के थे। हम कभी भूमि को काटते हुए, कभी पेड़ों को खोखला करते हुए, उन्हें गिराते हुए बहते बहते एक दिन एक नगर के पास पहुंची। मैंने देखा कि नदी के तट पर एक ऊंची मीनार में से कुछ काली काली हवा निकल रही है। मैं उत्सुक हो उसे देखने को क्या बढ़ी कि मेरे हाथों दुर्भाग्य न्योता दिया। जो ही मैं उसके पास पहुंची, अपने साथियों के साथ एक मोटे नल ने खींच ली गई। देखो, मैं वहाँ पे पहुंची तो एक नल के अंदर हमें अपने साथियों के साथ वहाँ पे खींच ली गई। कई दिनों तक मैं नल घूमती फिरी। मैं प्रति क्षण उसमें से निकल भागने की चेष्टा में लगी रहती थी। अब नल में से मैं निकल के भागना चाहती थी, हर समय मैं कोशिश करती थी निकल जाऊं। भाग्य मेरे साथ था। बस एक दिन रात के समय मैं ऐसे स्थान पर पहुंची जहां नल टूटा हुआ था, तो मैं वहां से निकल भागी। मैं तुरंत उसमें से होकर निकल भागी और पृथ्वी में समा गई। अंदर ही अंदर घूमते घूमते इस बेर के पेड़ के आस देखो उस ज़मीन में समा गई, फिर बेर की जड़ से ऊपर आकर वापस वो पत्तों में आ गई। उसमें बेर के पेड़ के पास मैं पहुंच गई हूँ। वह रुकी, सूर्य निकल आए थे। बस मैंने कहा, अब सूर्य निकल आए? हाँ, मैं अब तुम्हारे पास नहीं ठहर सकती। सूर्य निकल आए हैं, तुम मुझे रोक कर नहीं रख सकते। बूंद कह रही है, अब मैं जाने वाली हूँ। वह ओस की बूंदें धीरे धीरे घटी और आंखों से ओझल
हो गई। अब क्या हुआ कि जैसे सूर्य निकले तो सूर्य की रोशनी उस पर पड़ी तो धूप से वो कह रही है तुम मुझे अब रोक नहीं सकते, मैं धीरे धीरे जा रही हूँ। और वो धीरे धीरे घटकर वो आँखों से ओझल हो गई। और रामचंद्र तिवारी जी का ये चैप्टर है, बड़ा ही अच्छा चैप्टर है, प्लीज़ इसको अभी पढ़ लेना। और इसके कल हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।